हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अनमोल दुबे। आजिम जी, आलोक जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल हाँ। सुन पा रहे हैं। जी जी। तो अगर ठीक है। कोई दर्शक हम लोग को देख रहा है तो कृपया हमें बता दें कि हम लोग की आवाज़ और जो वीडियो है वो दोनों सही आ रही है या नहीं आ रही है, जिससे हम लोग आगे का सत्र शुरू कर सके। सब पाठ दर्शकों को दिखाई दे रहा है ना? जी। संदेशा मिल चुका है, हम लोग साफ दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि फ्लाई ड्रीम इस वर्ष अपने 4 साल पूर्ण कर रहा है और इसी महीने फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने अपने 4 साल पूर्ण किए हैं। जिस तरीके से फ्लाई ड्रीम की थीम है कि किताबें जरा हटके और बाल साहित्य की किताबें, तो इस इन थीम को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज का जो हमारा सेशन है वो इसी थीम के ऊपर आधारित है कि बाल साहित्य की ओर बढ़ता फ्लाई ड्रीम। क्योंकि बाल साहित्य के ऊपर हमने देखा है कि बाल साहित्य में लघु कहानियां तो बहुत ज्यादा आई हिंदी में, लेकिन हैरी पॉटर जैसी बड़ी सीरीज या उपन्यास बहुत कम देखने को मिले। तो आज हमारे साथ आजिम जी और आलोक जी मौजूद हैं, उपस्थित हैं हमारे बीच में। इन दोनों ने ही दो दो उपन्यास जो है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, जो कि काफी चर्चित रहे हैं। आजिम जी की एक दूसरा उपन्यास है, वो आज ही फेसबुक के आज ही फ्लाइट के माध्यम से लॉन्च हो रहा है, जो कि जिसका नाम है फिनिक्स एंड द कारपेट, जो कि है फाइव चिल्ड्रन का सेकंड पार्ट है। आलोक जी ने दो किताबें लिखी हैं, एक जर्नी ऑफ द मार्स है, और जिसका दूसरा पार्ट भी शायद वो जल्दी लेके आएंगे, जिसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बुलाने के लिए धन्यवाद। जी। सबसे पहले हम लोग आलोक जी आपसे शुरू करना चाहेंगे। जैसे कि अभी हमारे आपके प्रकाशक के अन्य लेखकों से बात हुई, या अन्य लेखकों से जब बातचीत हम कर रहे थे या जैन जी से बातचीत कर रहे थे, तो एक निष्कर्ष जो हमें सामने समझ में आया, जो बातचीत का सार निकला, उसमें समझ में आया कि जो चिल्ड्रन साहित्य है, चिल्ड्रन साहित्य में भी खासकर उपन्यास, इस पर बहुत कम काम हो रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आ, इसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि मैंने दो ट्रांसलेशन जो किए हैं उसमें जी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है, जी और दूसरा जो है वो ये दो ट्रांसलेशन है। और जी जो आपका सवाल है कि उपन्यास पे बहुत कम काम हो रहा है, मुझे तो लगता है कि कहानियों पे भी काफी अभी आज के दौर में काफी कम काम हो रहा है, जो बच्चों की कहानियों की बात है। और काम कम होने का कारण जो है वो ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि उसके रीडर नहीं है हमारे पास। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम आजकल अपने बच्चों को रीडर बना ही नहीं रहे हैं, हम उनको व्यूअर बना रहे हैं। हम उनको मोबाइल दे देते हैं, हम उनको किताब नहीं देते। समस्या ये है। कई सारी जो हमारे समय में जो कई सारी मैगजीन थी बच्चों के लिए, वो अब सुनने में आ रहा है कि वो सब बंद हो गई है। तो इस दौर में जहाँ पे ऐसा जो मैगजीन आ रही थी जिसको पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए, अगर वो मैगजीन बंद हो गई तो उपन्यास लिखने का जो रिस्क है वो कौन सा राइटर लेगा। वो भी इस दौर में जहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें चल रही हैं राइटिंग की फील्ड में। तो उपन्यास लिखने का एक तरीके से रिस्क है जो मुझे नहीं लगता अभी कोई राइटर लेने के लिए ऐसा तैयार है। हालांकि एक दो उपन्यास फ्लाई ड्रीम्स की तरफ से आए हैं जो बच्चों के लिए हैं और काफी अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी अभी उस बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। और इसमें गलती हम बड़े लोगों की है कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। हम उनको दे नहीं रहे हैं कि तुम बेटा ये पढ़ो, तुम ये मैगजीन पढ़ो। हम मोबाइल दे देते हैं, कहते हैं बस इसी में देख लो जो देखना है। तो थोड़ी सी गलती हमारी है। और बतौर लेखक तो ये है कि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, वो देना पड़ेगा वो कंटेंट। तो उसके पीछे भी तैयारी चल रही है। जैसा है कि फ्लाई ड्रीम्स जो है शुरुआत कर रहा है, हमने शुरुआत की है, और ट्रांसलेशन से ही सही लेकिन शुरुआत की है। इसके बाद कुछ किताबें भी आई हैं, ओरिजिनल किताबें उपन्यास के रूप में आई हैं। और अभी कई और ऐसे ट्रांसलेशन हैं जो बच्चों के लिए हैं और आगे बढ़ेंगे इसमें, जिनके ऊपर काफी काम हो रहा है। बड़े भी पढ़ सकते हैं। ऐसा जब मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए है वो, बड़े भी पढ़ सकते हैं उसको। तो एक काम चल रहा है लेकिन अभी उस तेजी से नहीं चल रहा है जैसा उसका चलना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि शायद जल्दी ही उस दिशा में हम बढ़ें। और एक लेखक तो उम्मीद पे ही लिखता है। लेकिन ये है कि जितने भी लेखक हैं जो लिख रहे हैं,
उनसे ये अनुरोध है कि बच्चों के लिए कम से कम एक आधा कुछ लिखते रहें। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूं, और मेरे जो साथी हैं उनसे भी यही अनुरोध है कि लिखते रहिए। बच्चों को कभी ना कभी तो वो पढ़ेंगे जरूर, मोबाइल से एक दिन जरूर बोर हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे आलोक जी कुछ और सवाल हैं वो पूछूं उससे पहले हमारे बीच में आजिम जी हैं, और आज एक बेहद हर्ष का विषय है कि आजिम जी की नई पुस्तक, जो नई ट्रांसलेशन है, फिनिक्स एंड द कारपेट, तो इसका आज प्लाइडिम से लॉन्च है। तो इसके बारे में आजिम जी जरा हमारे पाठकों को बताइए किस तरीके की किताब है, और आज आपको कैसा लग रहा है आपकी नई किताब जो पाठकों के बीच में आई है? तो जी सर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जैसा कि आप अभी आपने बताया कि मेरा पहला लाइव अनुभव है, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा रहा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और इस तरह की किताबों के बारे में चर्चा करते हुए, क्योंकि जैसा कि अभी आलोक सर ने बताया कि आजकल जो पढ़ने का ट्रेंड जो है धीरे धीरे कम हो, अभी हुआ था, लेकिन ये है कि एक हो सकता है, एक ऐसी उम्मीद सी लग रही है कि वो पढ़ने का ट्रेंड धीरे धीरे वापस लौट रहा है। वो बात अलग है कि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो मानी जा सकती है। तो उसी दिशा में फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी पहल, जैसे मैं कहूंगा कि जो उन्होंने बाल साहित्य में, उन्होंने सिर्फ न सिर्फ बाल साहित्य में बल्कि हर तरह की विधा में अलग अलग किताबें निकाली हैं, और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। ये मैं इस एक एक रीडर के हैसियत से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मतलब किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे मैंने देखा है कंटेंट बहुत ही बढ़िया और शानदार रहा है। और साथ ही साथ मैं फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि एक जाने मानी लेखिका एडिथ नेस्बिट, जो कि एक क्लासिकल मतलब क्लासिक राइटर थी, तो उनकी किताबें जो थी उसको अनुवाद करने का मुझे मौका मिला। तो जैसे मैंने इससे पहले एक जो पहली इस सीरीज की किताब थी, फाइव चिल्ड्रन एंड इट, तो उसको मैंने अनुवाद किया। मुझे बहुत ही मजा आया पढ़ने में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जितना मुझे पढ़ने में मजा आया उससे कहीं ज्यादा मुझे उसको अनुवाद करने में मजा आया। और उसी के साथ मैंने उसका सेकंड पार्ट द फिनिक्स एंड द कारपेट, जो अभी आज शायद लॉन्च हो रहा है, उसको मैंने जी। अनुवाद किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उसको दोनों की कहानियां सर, मैं मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब उस सीरीज में, श्रृंखला में, मुझे हैरानी हो रही है कि इतना अच्छा कंटेंट जो रह चुका है आज से लगभग 100 साल पहले की बात, तो उसमें लोग अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जैसे बताता हूँ कि एक नॉवल है जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो रीडर हैं, लेकिन शायद इन सब चीजों के उतने ज्यादा अवेयर नहीं है, मतलब ज्यादा जानकारी उनको नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिल पाई। लेकिन फ्लाई ड्रीम ने ये पहल की है कि फ्लाई ड्रीम के माध्यम से जब वो किताबें अनुवादित हो रही हैं, तो वो लोग उसके बारे में जान रहे हैं कि ऐसी भी किताबें थी। इतना बढ़िया और इतना शानदार कंटेंट रहा है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ बच्चों को भी, ये कहना चाहूंगा कि अगर वो इसको पढ़ेंगे तो मतलब मैं निश्चित रूप से ये है कि इसको किताब को शुरू कर अगर करेंगे तो खत्म करके ही इसको पूरा करेंगे, मतलब बीच में नहीं छोड़ेंगे। इतनी अच्छी जो घटनाएं घटती हैं, और जो बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आमतौर पे बच्चे होते हैं, उनके बीच में संवाद जो आपस में होते हैं, जो आपस में जो वहाँ पे परिस्थितियां होती हैं, वो बात अलग है थोड़ा परिस्थितियां बदली हुई हैं, क्योंकि इंग्लैंड का माहौल दिखाया गया है, लेकिन जो एक मनोस्थिति दिखाई गई है बच्चों की, या जो जैसे कहते हैं बाल मन की जो मनोस्थिति होती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से राइटर ने दिखाया है। तो वो बच्चे जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से उन्हें बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा। वो बात अलग है बच्चों की आदत जो पड़ गई है जो अ, जो शॉर्ट क्लिप्स होती हैं, या जो मीडिया में जो मतलब यूट्यूब है या इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं, ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सरल मनोरंजन है। मतलब बहुत ही आसानी से आपको मनोरंजन हासिल हो जाता है। किताबों को पढ़ने में आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है, थोड़ा सा समझना जरूर पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित बात है कि इसके बाद आपको जो आनंद आएगा, वो शायद आपको किसी कार्टून सीरीज देख के उतना आनंद नहीं आएगा। ये ऐसा मेरा मानना है जी। अच्छा, एक चीज जी। मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ कि जी सर। इनकी जो फर्स्ट पार्ट जो थी, फाइव चिल्ड्रन एंड इट, वो मैंने पढ़ा है, और मुझे जी सर मुझे ने ही बहुत एडिट अच्छा भी लगा किया था। है, और ये मैं बताना चाहूंगा। और पढ़ते हुए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जैसे ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। इतना अजीम जी इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करते हैं उसका कि। अरे और धन्यवाद अब सर, धन्यवाद। सेकंड पार्ट का तो मुझे भी इंतजार है कि जल्दी आए तो मैं पढूं। फर्स्ट वाला सही में बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, और ट्रांसलेशन उससे भी बढ़िया है। ऐसा लग रहा है जैसे लिखा ही धन्यवाद है, सर आपका। ट्रांसलेशन कहाँ है उसमें।
तो बहुत बहुत बधाई इसके लिए। जी जी। धन्यवाद सर आपको। दोस्तों, जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं, अगर वो कुछ सवाल अपने पूछना चाहते हैं हमारे दोनों लेखकों से। आज अमृत जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल समस्याओं की वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं। तो फिलहाल अभी हमारे बीच में आलोक जी और आजिम जी उपलब्ध हैं, तो इनसे आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इनका हम जरूर जवाब देंगे। अच्छा आलोक जी, हम जैसा बात कर रहे हैं बाल साहित्य की, तो आपने भी बताया कि आजकल बच्चे मोबाइल को ज्यादा अग्रसर हैं। आजिम जी ने भी बताया कि शॉर्ट वीडियो और कार्टून की मूवियों में बच्चे ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो ऐसे में आप की क्या सलाह है मैं जो अपने दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों को पुनः किताबों की ओर लाएं? क्योंकि मैं भी अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैंने भी कॉमिक्स पढ़ी हैं, या फिर दैनिक भास्कर की एक पत्रिका आती थी बाल भारती, मैंने भी वो बहुत पढ़ी है। इसके अलावा छोटी छोटी कुछ बुक्स आती थी बच्चों की कहानियों की, वो भी पढ़ी है। तो आज का जो बच्चा है उसे इसकी तरफ कैसे मतलब टेक्नोलॉजी से तो जुड़ा रहे वो, लेकिन किताबों की ओर भी वापस आए, तो इसके लिए आपके क्या विचार हैं, या आपके जो सुझाव जो हमारे साथ जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको आप देना चाहें? आ, देखिए, अगर हम सबने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी, वहां पे जी जी। एक टाइम आता है जब बच्चा सोने जा रहा होता है, तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो एक किताब लेते हैं और उसको पढ़ के सुनाते हैं, उसको उसके साथ बैठते हैं, उसको कहानी पढ़ के सुनाते हैं, वो कहानी पढ़ते पढ़ते वो बच्चा सो जाता है, और उसके बाद वो किताब बंद करके चले जाते हैं लाइट ऑफ करके। तो अगर हम लोग आप ये सोचें कि हमारे घरों में क्या ऐसा होता है क्या, हम क्या कहानी सुना रहे हैं क्या? कहानी सुनाने की जब हम अभी भी बात करते हैं तो दादी नानी कहानी सुनाती थी। हाँ। तो अब अब जो है हम उस समाज के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहाँ दादी नानी से हम थोड़े दूर हो गए हैं बच्चे। तो क्या पेरेंट्स वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्या? तो बच्चों को किताबों के नजदीक लाने से पहले पेरेंट्स को किताबों के नजदीक जाना पड़ेगा, जी और जब वो किताबों के नजदीक जाएंगे तो उनकी देखा देखी बच्चे तो पीछे पीछे आ ही जाएंगे। तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है आज के दौर में माता पिता की है कि वो बच्चों के लिए किताबें दें, प्रोत्साहित करें, खुद भी उनके साथ बैठ के पढ़ें। और जहां तक मुझे ये लगता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखना टेक्नोलॉजी से जोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर वो नहीं भी देखेगा बच्चा, अगर वो यूट्यूब का वीडियो नहीं भी देखेगा, तो ऐसा उसके ज्ञान पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कुछ बुद्धू हो जाएगा, लेकिन उतना समय अगर वो एक किताब का एक चैप्टर पढ़ने में लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि 10 मिनट पहले वो किताब पढ़ने से पहले उसका मानसिक स्तर जहां पे था, 10 मिनट के बाद वो उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे तो नहीं होगा। जी तो किताब से यही है कि जितना हम पढ़ते जाएंगे हम अपने आप को उतना ऊपर उठाते जाएंगे। तो ये चीज हमें बच्चों को समझानी है, और उनके साथ खुद भी हमें एक तरीके से बच्चा बनना है, पेरेंट्स को बच्चा बनना है कि हाँ भाई आओ, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कहानी, मैं पढ़ रहा हूँ किताब। लेकिन वही है कि आज के दौर में इतना समय नहीं है, लेकिन हाँ ये कोशिश एक करनी पड़ेगी, अगर किताबों को बचाना है या एक तरीके से कहें बच्चों को बचाना है तो। जैसे कि सर ये मैं यहाँ पे आलोक सर से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है, ये कह सकते हैं कि ये पहल जो है वो बड़ों को करनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है कि बच्चे जो छोटे से हैं, अगर वो रो रहे हैं या किसी बात के लिए उनको बहलाया जाएगा, तो सबसे सरल मनोरंजन जो होता है, माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को रोना, उनको ही चाहते हैं कि बच्चा रोना बंद कर दे या परेशान करना बंद कर दे। तो क्या करें, उनको मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल में बच्चा धीरे धीरे इधर उधर उल्टा सीधी जगह टच करता है, वो अपने आप उसको आ ही जाता है चलाना उसको, और एक तरह से उसको आसानी से और सरल मनोरंजन मनोरंजन मिलने लगता है। लेकिन किताब के साथ ऐसा नहीं है। अगर बड़े चाहते हैं कि बच्चे किताब पढ़ें और किताब की तरफ आगे बढ़ें, तो इसकी पहल उन्हें खुद करनी पड़ेगी। बच्चे जब ये खुद देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक घर में एक माहौल है जहाँ पे बड़े लोग भी नॉवेल या और बाकी चीजें, मैगजीन है, न्यूज़पेपर, वो पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ने का माहौल है तो बच्चे को अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट और रुचि आ जाएगी। ठीक है। और जैसे बहुत छोटा बच्चा है, जब वो पढ़ नहीं सकता है, तो पेरेंट्स अगर उसको पढ़ के स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। जैसे कि ये मेरा मानना है कि जो किताब होती है, कोई भी किताब है, और खासकर जैसे कोई फैंटेसी नॉवल है या कोई भी अगर किताब है, तो अगर आपको लगता है कि या किसी को लगता है कि जैसे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो, इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, रहने दो, मूवी देख लेंगे या उसके मतलब एनिमेशन देख लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, मतलब जो परेशानी होती है, वो किताब को शुरू करने में होती है। एक बार आप शुरू करेंगे
आप खुद भी अगर ऐसा इस बात का अनुभव ले चुके होंगे कि किसी किताब को शुरू करने में, जैसे कहते हैं ना कि किताब का जो कंटेंट है, सबसे पहले उससे कनेक्ट करना सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी और मेहनत इसमें लगती है। एक बार आप उससे स्टोरी से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपको उसका कंटेंट बड़ी आसानी से समझ में आने लगता है। जो भी चल रहा है कंटेंट आपको बड़ी आसानी से समझ में आता है, और सबसे ज्यादा आसानी से तो क्लाइमेक्स समझ में आता है। मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी रुचि इतनी बढ़ जाती है कि आप अगर आपको कोई काम आ गया, अगर अर्जेंट काम नहीं है, तो आप अपना काम रोक करके पहले उस कहानी को खत्म करेंगे कि देखें अब क्या होगा। ये एक स्वाभाविक सी क्रिया है। और जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले आलोक सर की जो ट्रांसलेटेड नॉवेल है राजकुमारी और शैतान पौने, वो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन सर ने किया है। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, जो सर जो है जॉर्ज मैकडॉनल्ड, जो जिनकी किताब है अनुवादित किताब, तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि मैं बच्चों के लिए नहीं लिखता, मैं बचपन के लिए लिखता हूँ। जी इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति जिसके, चाहे वो मतलब 5-6 साल का है, चाहे वो 60 साल का एक बूढ़ा ही क्यों ना है, लेकिन अगर उसके मन में बचपन अभी भी है तो वो उन किताबों को पढ़ सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे अभी तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम बच्चों वाली किताबें पढ़ रहे हो, कॉमिक्स पढ़ रहे हो, तुम्हारी कॉमिक्स पढ़ने की उम्र है क्या। ऐसे इस तरह के लोग अक्सर कह देते हैं, कटाक्ष भी कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये, और यही यही वजह है जिसकी वजह से लोग जो है इन सब चीजों से दूरी बना लेते हैं, अपने आप को गंभीर और संजीदा दिखाने के लिए मतलब दूसरी नॉवल वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है, इससे क्या होता है, उनका बचपन कहीं ना कहीं दब सा जाता है। जो चीज उनका इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, एडवेंचर और फैंटेसी, तो उससे वो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसा कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने ये पहल की है किताबों को फिर से पब्लिश करने की, और मैंने ये तो ये देखा कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने देखा कि जो सुपर हीरो जॉनर में जो नॉवल हैं वो भी फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ला रहे हैं। तो इससे पहले मैंने हिंदी के साहित्य में मैंने कोई ऐसी नॉवल नहीं देखी थी जिसमें कोई सुपर हीरो हो। जैसे कि वरना सुपर हीरो हमेशा कॉमिक्स वगैरह में दिखते थे, लेकिन नॉवल में पहली बार देखा। तो मतलब इससे ये है कि इस विधा में बहुत आगे का स्कोप दिख रहा है, अगर थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है निश्चित रूप से। जी मैं आप दोनों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जैसे कि नृपेंद्र शर्मा जी भी कह रहे हैं कि सही कहा आलोक जी ने, बच्चे हम ही से सीखते हैं, जो हम करते हैं वैसा ही देखते हैं, किताबें पढ़ेंगे तो बच्चे भी वैसे पढ़ेंगे। मैं एक छोटा सा अपना उदाहरण देना चाहूंगा। बचपन में दादा दादी नाना नानी जब भी इनके पास में होता था तो कई सारी इनसे कहानियां सुनता था। और जब इनसे कहानियां सुनता था तो कहीं ना कहीं अपने बाल मन में कहानियां गढ़ने लगता था। कभी कई बार वो कहानी सच गढ़ पाता था, कई बार वो पात्र अधूरे रह जाते थे। इसके बाद जब मैंने एक कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया या फिर जो बाल पत्रिकाएं उनको पढ़ना शुरू किया, तो उनमें धीरे धीरे जब पढ़ने की समझ आई, उनसे कहानियां पढ़ी। उसके बाद मैं दादाजी को या दादी को वो कहानियां सुनाता था, उनसे उनकी जवानी की कहानियां सुनता था। तो इससे क्या होता था कि पढ़ने के लिए अलग से रुचि पैदा होती थी। लेकिन आज के समय में देखता हूं मैं कि दादा दादी को ही टाइम नहीं है, वो लोग अपने मोबाइल में बिजी हैं, बच्चों को कहानी सुनाने के लिए उनके पास समय नहीं है। जाना वो होता है तो बच्चों को मोबाइल में कार्टून लगा के दे देते हैं कि तुम ये देख लो। तो ये जो एक कहानियों की ओर या किताबों के लिए जो गैप बनाया जा रहा है या जो निर्बाध बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक साबित हम लोगों के लिए होगा। मिथिलेश जी का सवाल है, आलोक जी वो पूछना चाहते हैं, किताबों की दुनिया में क्या अब भी बच्चों की सपनों की दुनिया बाकी है? आप दोनों इसके ऊपर क्या सोचते हैं? दोनों लोगों से मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब अपने अपने हिसाब से आप लोग जरूर दें। आजिम भाई बताइए। जी सर, मिथिलेश सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किताबों की दुनिया में सपनों की दुनिया है, बाकी बची है। और बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी बची, बल्कि हमेशा से थी और आज भी है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आलोक सर ने जैसे बताया था कि हॉलीवुड फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को सोने से पहले कुछ कहानी कहानी का मतलब बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कहानी का एक छोटा सा पार्ट सुनाते हैं, और सुन के बच्चा सो जाता है। और जब बच्चा सो जाता है तो वो वही सब चीजें जो वो सुनता है, जो पात्र और जो कैरेक्टर्स के बारे में सुन रहा है, जो जिन घटनाओं के बारे में उसने सुना, वही सब फिर वो अपने सपने में सोचता है, उन्हीं चीजों को इमेजिन करता है। कभी वो एक सुपर हीरो की तरह अपने आप को देखता है, कभी मतलब समय यात्रा पे चला जाता है, किसी और आयाम में पहुंच जाता है और वहां की चीजों को देखता है। कभी वो अंतरिक्ष यात्रा पे निकल पड़ता है और सोचता है कि एक स्पेसशिप में बैठ के हम उसका अ, अ, अनुभव ले रहे हैं, रोमांच का अनुभव ले रहे हैं। तो ये सब
चीजें होती हैं। और जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में ये दिखाया गया है कि अगर जैसे क्या होता है कि बच्चे को पेरेंट्स जो बता रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, तो ये हम सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बात सिर्फ पिक्चरों में ही नहीं बल्कि रियलिटी में भी। हेलो हेलो। जी आजम जी, आपकी आवाज कट गई, ब्रेक हो गई थी, अब दोबारा से। हाँ जी जी सर, वो जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे आलोक सर ने बताया ना कि जैसे जो बड़े जो जो होते हैं बड़े पेरेंट्स, जो होते हैं पेरेंट्स, वो लोग होते हैं वो। सुनाते हैं। और ये सिर्फ हम फिल्मों में क्यों देखते हैं, क्योंकि वही एक माध्यम है, हम वहाँ की माहौल के बारे में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, वास्तव में भी होता है, रियलिटी में है। वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इस बात को समझते हैं कि किस तरह से एक स्वस्थ मनोरंजन दिया जा सकता है। बच्चे जब वो कहानियां सुनते हैं तो उसके बाद जब वो सो जाते हैं तो बिल्कुल वो अपने उन सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जैसे कि अभी मिथिलेश सर ने कहा कि किताबों की दुनिया का सपनों की दुनिया से कोई कनेक्शन हो सकता है क्या, सपनों की दुनिया अभी बची है, तो बिल्कुल है ऐसा। क्योंकि जब बच्चे कहानियां सुनते हैं, उन्हीं कहानियों से प्रेरित होके उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं, उन्हीं के बारे में सपने देखते हैं। कभी वो सुपर हीरो की तरह अपने आप को देखते हैं, तो कभी अंतरिक्ष यात्रा पे के रोमांच पे को मतलब उसका अनुभव करते हैं, कभी समय यात्रा पे निकल जाते हैं। तो मतलब जैसी जैसी वो कहानी सुनते हैं तो वही चीज महसूस करते हैं और वही चीजें देखते हैं। तो किताब मतलब सपनों में ये चीजें बिल्कुल दिखाई देती हैं और अनुभव होती हैं जो बच्चा पढ़ता है। अगर स्वस्थ मनोरंजन की किताबें और बाल साहित्य की किताबें बच्चा पढ़ रहा है तो निश्चित रूप से ये क्या होता है, उसके ना सिर्फ उसकी रीडिंग की हैबिट बढ़ती है, बल्कि उसकी सोचने और समझने की तर्क करने की क्षमता होती है वो भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि आप लगातार जैसे मोबाइल में देखते ही रहेंगे, मोबाइल है, टैबलेट है, या जो भी है, उसमें रील्स आप लगातार देख रहे हैं या फिर बच्चे देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, तो एक ही चीज देखते देखते क्या होता है कि जो जो ब्रेन का एक पार्ट जो होता है, धीरे धीरे उसकी जो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। जैसे कहते हैं कि आप इंस्टेंट और क्विक रिप्लाई नहीं दे सकते, उसमें ये रहता है। और जबकि किताब पढ़ने से इसका बिल्कुल उल्टा है कि अगर किताब पढ़ने से तर्क क्षमता जो होती है वो विकसित होती है, और बच्चा बच्चा हो या कोई भी हो, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोचता है। और उसके मतलब जो होती है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है वो और भी बढ़ती है। इसलिए किताबें पढ़ना बचपन से अगर शुरू कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहता है मेरे हिसाब से, जो कि मैंने भी ऐसे ही किया था। बचपन से ही मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। हिंदी को पढ़ना ही मैंने कॉमिक्स से ही सीखा था। एक स्कूल की किताबों के बजाय कॉमिक्स से मैंने हिंदी पढ़ना सीखा। लेकिन वो तो उस वक्त तो मैं क्या करता था, मतलब मुझे मनोरंजन के लिए एक एक सस्ता साधन मिल जाता था तो वो मैं पढ़ता था। लेकिन बाद में मैंने ये अनुभव किया कि जो हिंदी पढ़ने की मतलब कि जो कठिन शब्द होते हैं या उसका जो उच्चारण होता है, वो बाकियों से कुछ थोड़ा बेहतर रहा मेरा। तो मैंने सोचा ये कैसे हुआ। मैंने तो कोई खास प्रैक्टिस भी नहीं करी, लेकिन बाद में जब मैंने इसको गहराई से सोचा तब मैंने देखा कि इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान कॉमिक्स का रहा है। कॉमिक्स क्या, बल्कि आप किताबें कह सकते हैं, किताबों का भी वही योगदान होगा जो कॉमिक्स का है। जी, तो आलोक जी, आपसे भी मिथिलेश जी का मैं यही सवाल दोहराना चाहूंगा कि किताबों की दुनिया क्या अब भी बच्चों की सपनों की दुनिया में बाकी है? देखिए, सपनों का तो ऐसा है कि बहुत सारे इन्वेंशन जो हैं वो सपने से शुरू हुए हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी शुरुआत जो है वो सबसे पहले सपने में आई थी। जिसके भी दिमाग में आया उसने सपना ही देखा था। और बच्चे जो हैं, सबसे ज्यादा मतलब बच्चों की उम्र सबसे ज्यादा क्रिएटिव होती है। वो सबसे ज्यादा अलग अलग चीजें सोच सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि किताबें जो हैं असल में हैं बच्चों के लिए। शुरुआत उनकी बच्चों के लिए ही हुई होगी, जब जी से हुई होगी। और हमें जो है उसको वहीं लेके जाना है। मेरा बाकी सारी चीजें तो आजिम जी ने कह ही दी है, उसमें कोई बात है ही नहीं। बस मेरा लेखकों से फिर से अनुरोध है कि वो लिखें, बच्चों के लिए वो किताबें लिखें और बच्चों को फिर से उस दुनिया में लेके जाएं, एक अलग दुनिया में लेके जाएं, एक अलग संसार रचें उनके लिए, जिसमें वो थोड़ा सा उनको जो आजकल का जो अभी जो वर्तमान का जो संसार है, जिससे
एक तरीके से परेशान है बच्चे, मतलब स्कूल गए, वहां होमवर्क में परेशान है, फिर खेल में परेशान है, परेशानी है। तो कम से कम एक ऐसा संसार रचे जिसमें 1 घंटे के लिए अगर वो बच्चा आए तो उन सारी परेशानियों से दूर होके वो खुद एक सुपर हीरो हो उस संसार का, उस दुनिया में जिए। तो बस लेखकों से थोड़ा सा ये अनुरोध है कि ऐसी कोशिश करें, ऐसा लेके आए। और जरूर बच्चों का वो जो बाकी सारी चीजें हैं वो तो आजिम जी ने कह दी है, उसमें तो मुझे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो बस इतना ही है। जी अरे जी। ऐसी मित्रे बात जी का एक और सवाल आया है, फ्लाइम की बच्चों की किताबों की दुनिया में क्या खास है? विदेश में इस तरह की हजारों किताबें आती हैं, हैरी पॉटर जैसी सैकड़ों किताबें हैं, पर इंडिया में इनकी काफी कमी खलती है। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए सर, जैसा कि अभी बताया सर ने, आलोक सर ने भी बताया कि बाहर जो है, बाहर जैसे सर पूछ रहे हैं कि बाहर विदेशों में इसका एक प्रचलन है। ये सब किताबें जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं, फेमस हो जाती हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ के जो पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, देखिए बहुत बड़ी मतलब जो रीडर्स की एक ग्रुप है, जिसकी वजह से ही जो राइटर होते हैं वो प्रोत्साहित होते हैं, इंस्पायर होते हैं ऐसा कुछ कंटेंट लिखने के लिए। और न सिर्फ पहले लिखते थे बल्कि आज भी लिख रहे हैं। आज से सैकड़ों साल पहले भी इस तरह की कहानियां आती थी, इसी विधा में कहानियां चलती थी, जैसे चिल्ड्रन फैंटेसी में। आज भी वो चीजें चल रही हैं, आज भी लोग लिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आज की टाइम पे भी लोग पढ़ने वाले हैं। जबकि यहाँ पर यहाँ का जो परिवेश है इंडिया का, जैसे मैं कह सकता हूँ कि अभी मुझे उतना ज्यादा नहीं दिखता, मतलब अभी कि लोग किसी बुक को पढ़ने के लिए उतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं कि जैसे कि आपने अक्सर जिस टाइम पे हैरी पॉटर सीरीज जब पब्लिश हो रही थी और इसके लास्ट के कुछ पार्ट्स आ रहे थे, तो जैसा आपने देखा होगा लोग स्टोर्स के बाहर रात रात में जाके खड़े हो जाते थे। वो इसलिए कि जैसे ही स्टोर सुबह 6 बजे खुलेगा और उसकी जैसी वो उसकी सेलिंग स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले उसकी कॉपी हमको मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मेरा नंबर है तब तक सारी कॉपीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। मतलब इतना ज्यादा क्रेज आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा क्रेज कि लोग रात में लाइन लगा लेते हैं जाके स्टोर्स के बाहर की, और एडवांस बुकिंग करते हुए चलते हैं। तो ये ऐसा परिवेश मुझे यहाँ नहीं दिखता कि इस तरह ज्यादा क्रेज, जिसकी एक वजह ये भी है कि मतलब पाठकों की कमी, खास करके जो बच्चे हैं उनकी कमी जो है, जिसके कारण लोग उतना ज्यादा इंस्पायर नहीं हो पाते और दूसरी विधाओं में लिखना सोचते हैं, अगर जो राइटर होते हैं तो। और बाकी लोग तो राइटिंग से अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं। तो और यही वजह रही है कि जैसे कि कॉमिक्स इंडस्ट्री जो थी, तो उसमें भी यही वजह रही है कि जो 80 और 90 के दशक में जो कॉमिक्स इतनी ज्यादा फेमस होती थी कि कोई भी पब्लिकेशन आता था तो वो हिट हो जाता है। आज की डेट में जो ऑलरेडी जो हिट पब्लिकेशन रहा है, वो भी स्ट्रगल करने के लिए या सरवाइव करने के लिए उसको भी जूझना पड़ रहा है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो ये सारा जो सिस्टम जो है वो रीडर्स की कमी की वजह से। एक बार रीडर जो है, नंबर ऑफ रीडर जो है, संख्या जो उनकी उसमें इजाफा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ऐसा ही मतलब ना सिर्फ पाठक बल्कि लेखक भी नए नए उभर के इसमें आएंगे, इस क्षेत्र में, इस विधा में लिखना भी कोशिश करेंगे और ऐसा कंटेंट बहुत ढेर सारा अवेलेबल हो जाएगा। बस जी शुरुआत ये है कि रीडर्स को पहल करनी पड़ेगी, तभी राइटर अपने आप ही पहल करेंगे। जी। आलू जी, मैं एक सवाल मैं जो हम लोग की बातचीत में, जी जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं इसमें बस एक दो चीजें जो मेरे मन में आ रही थी मैं जोड़ना चाह रहा था जी कि जी। हमारे यहाँ रीडर्स की कमी नहीं है, हमारे यहाँ हिंदी रीडर्स की कमी, हिंदी पाठकों की कमी है। जी, इंग्लिश की किताबें तो वही चीज मैं हजारों लाखों में बिकती है। हाँ, तो और इसका एक कारण ये भी है कि हिंदी जो मतलब हिंदी जो है वो दूसरे नंबर की भाषा की तरह सरक गई है। आजकल हर पढ़ने वाला अंग्रेजी तो जानता ही है, तो वो जी एक तरीके से एक अंग्रेजी क्योंकि उसको आती है तो वो सोचता है कि चलो हिंदी किताब के बदले अंग्रेजी किताब क्यों ना खरीद लें। अंग्रेजी किताब लेके घूमेगा तो थोड़ा मार्केट में उसकी वैल्यू भी अलग बढ़ेगी। तो इन सब चीजों के पीछे बहुत सारे कारण हैं। दूसरे जो कॉमिक्स इंडस्ट्री वाली बात जो आजिम जी कह रहे थे कि उस दौर में असल में मनोरंजन का और कोई साधन था भी नहीं। आज तो इस मोबाइल ने जो है, जहां हम लोगों को आपस में जोड़ दिया है, हमें किताबों से दूर कर दिया है। वही चीज। तो ये जो मनोरंजन के दूसरे साधन आ गए जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है,
हमारे यहाँ वो दौर था जब शोले के लिए या गदर के लिए लोग गदर मचा देते थे सिनेमा थिएटर के सामने, जी जी लेकिन लेकिन किताब के लिए नहीं मचाएंगे। क्यों? क्योंकि किताब में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और उतना जो है वो हम उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं। एक ये भी है कि भाई लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, वो दौर था। और तो उस समय कौन किताब पढ़ने के ऊपर जाएगा? आज के समय में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम हिंदी किताबों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनकी कीमत के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किताब महंगी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि अंग्रेजी की किताबें जो हैं वो सस्ती होती हैं और हिंदी की किताब महंगी होती है। तो उसके भी कारण अलग हैं। प्रकाशक कहेगा कि भाई मैं अंग्रेजी की किताब 1 लाख छाप देता हूँ या 1 लाख मेरी बिक जाती है, तो इसलिए मैं उसको कम रेट भी रखूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये एक थोड़ा सा कारण और है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जो है उसको, जिसको हिंदी आ रही है उसको अंग्रेजी भी आ ही रही है लगभग, जो स्कूल जा रहा है, जो पढ़ रहा है, तो वो सोचता है चलो जो किताब सस्ती है उसको पढ़ लेते हैं, अगर उसको पढ़ने का शौक है। वैसे तो पढ़ने का शौक ही नहीं है, समस्या तो ये हो गई है। और दूसरा है कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब थोड़े से ऐसे कारण हैं जिनको मतलब प्रकाशक अगर इसमें पैसे का ध्यान दे कि कीमत जो है उसकी सस्ती रखें, चाहे वो कॉमिक्स की ही बात हो। अब कॉमिक्स में मेहनत इतनी लगती है कि उसकी कीमत जो है कम नहीं हो सकती है। और फिर जो है दूसरा सामने वाला जिसको पढ़ना है वो कहेगा कि अरे छोड़ो, फिर मैं इतना पैसा क्यों दूं, मैं इतने का मोबाइल रिचार्ज करा लूंगा और एक कार्टून देख लूंगा बढ़िया। तो कार्टून में भी तो वही मिलेगा, उसको दिमाग लगाने की और जरूरत नहीं है। तो एक थोड़ा सा प्रकाशक की तरफ से ये है हमारा, एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। दूसरी एक भाषा को लेके बात है कि हमें हिंदी रीडर्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, वो थोड़ा सा देखने की बात है कि सामने वाला जो बंदा है वो हिंदी की किताब क्यों खरीदे। तो उस लेवल का एक कंटेंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ उसको अलग देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्यों खरीदेगा, फिर वो इंग्लिश की किताब ही खरीद लेगा। तो ये 2-4 चीजें थी जो मैं उसमें जोड़ना चाह रहा था, ये एक कुछ कारण मुझे ऐसे लगते हैं कि जिनकी वजह से थोड़ा सा हिंदी पाठकों में कमी है, या हिंदी किताबों से लोग थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं जोड़ दूं। बाकी अनमोल जी, आप जी जो पूछ रहे थे वो पूछिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं इन्हीं बातों को लेकर एक कुछ जानना चाह रहा था आपसे। जैसे कि अभी हम लोग की अभी तक की जितनी बात है उसमें निष्कर्ष से निकल के आया है कि पाठक, जो हमारे यहाँ पर एक कल्चर खत्म हो गया है पाठकों का, या हिंदी किताबों का, या कॉमिक्स का, बाल साहित्य का। विदेशों में भी ये कल्चर है, जैसा आपने बताया कि हमने फिल्मों में देखते हैं, या मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जो विदेश में रहते हैं, तो बताते हैं कि वहाँ पर इस तरीके का कल्चर है कि वहाँ पर किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। वहाँ पर अगर किसी का बर्थडे होता है, कोई क्रिसमस होता है या न्यू ईयर होता है, तो उसमें व्यक्ति किताबें बच्चों को गिफ्ट करते हैं। लेकिन अपने इंडिया में देखा जाए तो ये कल्चर नहीं है। पहले हमारे यहाँ पर कॉमिक्स की बड़ी मांग रहती थी, बहुत ज्यादा कॉमिक्स व्यक्ति पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे कमी होती जा रही है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें या मोबाइल की बात करें, तो हमसे पहले विदेशों में मोबाइल आया, हमसे अच्छी सुविधा उनके पास है टेक्नोलॉजी की, हमसे अच्छे कार्टून उनके पास है। अगर हम जो कार्टून देखते हैं वो अधिकतर जो मूवियां होती हैं, या जो कार्टून हम देखते हैं, या जो सीरीज हम देखते हैं, वो डब होती हैं, वो हिंदी में डब करके आई जाती हैं, लेकिन वो ओरिजिनल इंग्लिश की होती हैं। तो ऐसे में हम लोग की क्या कमी रह रही है एज अ पेरेंट्स या एज अ गार्जियंस की, हम अपने बच्चों को किताबों की ओर नहीं मोड़ पा रहे हैं, जबकि जिन लोग जो लोग मूवी बना रहे हैं वो लोग अपने बच्चों को किताबी की ओर मोड़ रहे हैं। तो आलोक जी, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। उसके बाद मैं आजम जी से भी चाहूंगा कि इसमें अपनी बात जोड़ें। आलोक जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ, हाँ, जी आवाज आ रही है। जी जी हाँ, तो एक सबसे बड़ी चीज तो है कि कंटेंट की कमी है, जो मतलब वही सेम उससे कहीं बेहतर कंटेंट जो है दूसरी भाषाओं में उपलब्ध है, और वो भाषाएं आसानी से समझ भी आ सकती हैं। तो इसलिए आ, हिंदी की तरफ जो है नहीं जाते हैं लोग। और दूसरी बात वो तो सही है कि हम लोगों का एक जो कह सकते हैं कि वो ट्रेंड नहीं सेट किया है हमने कि हम हिंदी की किताब किसी को गिफ्ट दें या किताब किसी को गिफ्ट दें। हम फूल खरीद के दे देते हैं 500 रुपए का, लेकिन 250 रुपए की किताब नहीं देते।
तो ये एक थोड़ा सा जो है, जो लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं, जैसे मुझे कई सारे ऐसे ये बुक फेयर होते हैं, महोत्सव होते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं। मुझे नहीं लगता शायद उन लोगों को भी किताबें दी जाती होंगी गिफ्ट में, उनको भी यही गुलदस्ते ही दिए जाते होंगे। तो जी, कम से कम हमारे यहाँ पर यहाँ जो यहाँ जो चलता है कि अगर मैं एक मिनट आपको बीच में रुकूंगा, फिर आपसे कहूंगा कि आप अपनी बात पूरी करें। मैंने भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जिसमें हो रहा है पुस्तक विमोचन, ठीक है, उसमें अतिथि को जिसको बुलाया गया है उसको साल और श्रीफल उड़ा के सम्मानित करके भगा दिया जाता है, उसको जिस किताब का विमोचन हो रहा होता है वो किताब भी नहीं दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे एक अलग ही ट्रेंड है, उससे आशा रखी जाती है कि आप किताब खरीद लीजिए, हम आपको गिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये मतलब ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप या मतलब कमी कह रहे हैं हम लोगों की, कि हम लोग पुस्तक गिफ्ट करने से बचते हैं। जी, अब आपकी बात पे जो आप कह रहे नहीं, बिल्कुल वही बात है कि वो ट्रेंड नहीं लेके आए हैं हम, हैं। कि हम जो है किताबें किताबें लेके आए। ठीक है, किताब आप अगर सामने वाले को कह रहे हैं कि ठीक है आप किताब खरीद लीजिए, कोई बात नहीं है, आप खरीद लीजिए, तो उसको कोई दूसरी किताब दे दीजिए, जी बट कम से कम किताब तो दीजिए। वो जी 10 जगह जाएगा, 10 शॉल का क्या करेगा वो बंदा, लेकिन जी 10 जगह जाएगा, 10 अलग अलग किताबें मिलेंगी, 10 अलग अलग किताबें हो जाएंगी, वो पढ़ेगा, कम से कम उसका इस्तेमाल तो है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बतौर लेखक छोड़ के, या बतौर पाठक भी छोड़ के, उसके अलावा भी मतलब ऑर्गेनाइजर की तरह भी हम इन चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फील्ड में कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, जिससे किताबें जो हैं फिर से लोगों के हाथों में आने लगे। जी, आजिम जी, आप अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो। सर जैसे कि अभी आलोक सर ने एकदम सही बताया कि ये जो ट्रेंड है और जो बुक का, तो उसमें लोग बाकी चीज़ों को देने में प्रेफर करते हैं, वरीयता देते हैं बजाय किताब देने के। तो इसकी वजह ये है हो सकती है कि शायद जो व्यक्ति मतलब गिफ्ट दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों ही किताब की शायद उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, उतना महत्व नहीं देते हैं, या हो सकता है कि उनके मतलब पढ़ते होंगे किताबें लेकिन उतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो सोचते होंगे कि ये किताब का ऐसा कोई वो नहीं हो सकता, ट्रेंड ऑफ किताब पढ़ता ही कौन है आजकल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक मतलब पाठक हैं वो न सिर्फ आप मतलब न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि नियमित पढ़ते हैं। एक होता है मतलब पढ़ना कि कभी मौका लगा, कभी अवसर मिला पढ़ लिया, और वरना अपने कामों में बिजी हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले वाकई में होते हैं वो अपना समय निकाल करके, जैसे कि लोग जिम जाते हैं अपना डेली रूटीन में से टाइम निकाल करके, वो उनके लिए एक जरूरी है, उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। वो उनके उसके बिना उनको एक खाली खाली सपन, कुछ अधूरापन सा लगता है। वैसे ही जो पाठक हैं उनको भी वैसा ही लगता है। भाई अगर कोई भी अगर है, अगर व्यक्ति अगर जो पढ़ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा है, किताब बहुत ही रोचक किताब है, और अगर वो पढ़ते पढ़ते किताब के बीच में पहुंच गया, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो किताब को छोड़ देगा बीच पढ़ना, या कि कोई जब तक कि कोई बहुत अर्जेंट काम ना आ जाए। तो वो इसलिए क्योंकि वो उसे खत्म करेगा, क्योंकि उसका जो दिमाग उसको पढ़ने से रोक रहा था और उसको कह रहा था कि इसमें मत जाओ, ये मतलब इसमें बहुत मेहनत लगेगी, और कुछ और देख लेते हैं सरल और मतलब आसानी से, जिसे कहते हैं सुलभ मनोरंजन, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, लोग सबसे पहले उसकी तरफ भागते हैं। आलोक सर ने जैसे ये बताया था कि 90 के दशक में या और पहले के समय में ऐसा नहीं था। मतलब कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वो भी सब उपलब्ध था, लेकिन ये सुलभ नहीं था। मतलब अगर आपको अगर इंटरनेट से कोई जानकारी लेनी है या कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम ऑन करना है, लॉगिन करना है, कनेक्ट करना है, बहुत लंबे चौड़े मतलब प्रावधान के बाद तब जाकर के आपका काम होगा। लेकिन मोबाइल से ये सब काम जो है खत्म हो गया है। अब आप सिर्फ एक, आपके और मनोरंजन के बीच में सिर्फ एक क्लिक की दूरी है। आप एक क्लिक करें और आप, जैसे मैंने देखा है कि छोटा बच्चा भी होता है ना, वो अगर आप उसको यूट्यूब में कोई कार्टून लगा कर देख लें, अगर वो बोर हो जाता है, आपने शायद देखा होगा, वो बड़े आसानी से ना सिर्फ उसको बंद कर देता है, बदल के दूसरा कार्टून अपने मनपसंद लगा लेता है। वो ये नहीं कहता कि अब क्या करें, अगर ये बंद हो गया या खत्म हो गया, उसको पता है कि किस तरह से दूसरा मनोरंजन या दूसरी क्लिप हमें आसानी से मिल जाएगी। छोटा सा बच्चा जो ठीक से पढ़ नहीं पाता बल्कि बोल भी नहीं पाता होगा, उसको पता है ये मनोरंजन कैसे मिलना है। तो ये दिमाग जो है ये इस तरह का मनोरंजन बता बता देता है, या इस तरफ के मनोरंजन के जाने के लिए की तरफ जाने के लिए थोड़ा प्रेरित करता है। किताब के साथ ऐसा इतना ज्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन किताब जैसे कहते हैं नॉवेल है या और कोई जॉनर की किताब है, हिंदी की ही किताब अगर हम ले लें, तो उस
तो उस तक पहुंचने का एक, जैसे मेरा मानना है कि पहला कदम जो है वो कॉमिक्स हो सकता है, अगर बाल साहित्य की बात करें तो खासकर। तो जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कॉमिक्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था मेरा मतलब कहानियों की तरफ जाने में। मतलब शुरुआत में मैंने कॉमिक्स पढ़ी, ऐसा नहीं कि आज नहीं पढ़ता, आज भी मैं पढ़ता हूँ कॉमिक्स। लेकिन बाद में जब कॉमिक्स के साथ साथ नंदन और बालहंस, नन्हे सम्राट जैसी जो मैगजीन आया करती थी, तो उसमें कहानियां क्या होती, मतलब कि एक ग्राफिक नॉवल की तरह रहती थी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत ग्राफिक्स होता था, बाकी कहानियां होती थी। तो बाद में मुझे उनको पढ़ने में भी अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। जबकि उसमें ऐसा देख कुछ नहीं है, देखा जाए सिर्फ लिखा हुआ है, हिंदी में कंटेंट लिखा है, फिर भी इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए क्योंकि स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये दिमाग नहीं देखेगा कि बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है या बहुत मोटी किताब है, ऐसा नहीं है। यही कारण रहा हैरी पॉटर जैसी सीरीज के फेमस होने का। इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं हैरी पॉटर जैसी, या बाकी दूसरी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, या फिर और हम जो फैंटेसी किताबें हैं उनके बारे में बात करें, तो मोटी किताबें होने के बावजूद भी बच्चे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके कई वजह जी हो सकती हैं, जैसे बढ़िया कवर हो सकता है, बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग कवर जो बच्चों को अपनी अट्रैक्ट करता है। और इसके अलावा सबसे मेन वजह तो कंटेंट की है। कंटेंट अगर है अच्छा, तो बच्चा हो या बड़ा कोई भी वो बुक की तरफ जरूर जाएगा। और जी अगर वो, जैसे सर ने कहा कि अ, उसकी एक महंगी महंगा जो दाम है यानी कीमत है, एक ये वजह हो सकती है कि लोग किताबों से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं, ऐसा शायद हो सकता है, ऐसा होगा। तो इसका मेरे हिसाब से इसका एक समाधान ये हो सकता है कि अगर वो किताबें बल्क में अवेलेबल हो, मतलब अगर ढेर सारी उपलब्ध हैं, जैसे पहले कॉमिक्स या मैगजीन हुआ करती थी, तो कम दाम के बावजूद भी पब्लिकेशंस जो होते थे, कॉमिक्स पब्लिकेशन, उनको नुकसान नहीं होता था, वो मुनाफे में ही चलते थे। जबकि पहले के समय की अगर हम बात करें तो उसमें 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए की कॉमिक्स भी होती थी, उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट में रहते थे। आज कॉमिक्स का रेट 100 रुपीज तक पहुंच गया है, मतलब सिंगल जो होती है विदाउट डाइजेस्ट, तो उसके बावजूद भी वो लॉस में जाते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड करके ही सिर्फ छापते हैं। उनको पता है जितने लोग डिमांड करेंगे बस उतनी ही छापेंगे, उसके अलावा अगर हम बल्क में प्रिंट करके रख लेंगे तो हमारा लॉस होगा क्योंकि उसकी सेलिंग नहीं होगी। तो ये ट्रेंड को खत्म करना है। अगर एक बार पढ़ने का ट्रेंड आ जाएगा तो ऑटोमेटिक चीजें भी आसानी से उपलब्ध होंगी, फिर कीमत को लेकर के और कोई समस्याएं नहीं होंगी, जहां तक मेरा मानना है। जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा आप दोनों ने जो बताया। कीमत की बात अगर हम कहें तो एक पंक्ति मुझे याद आती है, किसी की पंक्ति है, किताबें सस्ती हैं पिज्जा से, जूतों से, फिर भी नहीं पढ़ी जाती हैं। तो किताबें जो हम पढ़ रहे होते हैं आज, अमूमन किताब 100, 150 रुपए, 200 रुपए में आ जाती है, लेकिन अगर हम पिज्जा खाने जाते हैं तो 200, 500, 1000 रुपए से कम में एक ट्रीट नहीं पड़ती है। अगर हम किसी ब्रांडेड कंपनी के जूते भी पहनते हैं तो 2-4 हजार रुपए से वो भी सस्ते नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी व्यक्ति किताबों के लिए पैसे का रोना रोता है, अन्य चीजों के लिए नहीं रोता है। अलग विषय है, इस पे किसी दिन फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आलोक जी, आपके लिए एक सवाल है, शोभा जी आपसे जानना चाहती हैं। मैं उनकी पूरी बात पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसमें से जो उनका सवाल है वो भी बताता हूँ। हमारे यहाँ किताबों के लिए पुरस्कार देने का बहुत कमी क्यों है? ठीक है, खुद खोज कर अच्छे लिखने वाले को उनकी किताब के लिए पुरस्कार क्यों नहीं मिलते, जिससे लेखक को प्रोत्साहन मिले? विकासक के महती प्रयासों को लेखक के लिखने को जन सामान्य से पुरस्कृत करने के लिए खुद ही जद्दोजहद क्यों करनी पड़ती है? हमारा सिस्टम स्वयं ही हमें क्यों नहीं इनिशिएट नहीं करता है? यह बड़ा कारण है कि बाल साहित्य आगे ना बढ़ पाना। क्या इसके विषय में आप अपने व्यू देंगे आलोक जी? शोभा जी मतलब जानना चाहती हैं कि जो साहित्यकार हैं या बाल साहित्य हैं या जो प्रकाशक हैं जो बाल साहित्य को प्रकाशित कर रहे हैं, उनको कोई भी पुरस्कृत नहीं करता है, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? नहीं मैडम, मैडम एकदम ठीक कह रही हैं। असल में हमारे हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे पुरस्कारों का प्रावधान है, बहुत सारी संस्थाएं हैं पुरस्कार देती हैं, कहती हैं कि हम इसका पुरस्कार देंगे, ये पुरस्कार वो पुरस्कार, लेकिन उसके लिए लेखक को खुद जो है उनकी वेबसाइट पे पहले तो किस श्रेणी में देने वाले हैं, फिर उसको फॉर्म भर के अपनी किताब उनको पहुंचानी होती अ,
आलोक जी की लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज कट गई है, तो वो कनेक्ट होते हैं। तब तक मैं, अभिनव जी ने कमेंट किया है कि हमारे स्कूल में बच्चों के लिए अलग से कहानियों की किताबें और बाल उपन्यास की व्यवस्था विभाग की ओर से की गई है, और मैं उनके कहानियों को उन बच्चों को रोज खुद पढ़कर सुनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनकी रुचि इनमें बढ़े। हमें बच्चों को मोबाइल से दूर लाकर उनको किताबों का महत्व समझाना होगा। जी अभिनव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप बधाई के पात्र हैं कि आप इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं जिससे बच्चे फिर से किताबों की ओर लौट रहे हैं या आप कहानी सुना रहे हैं। तो आप निश्चित ही बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, और मैं आपके विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव किया और बच्चों को किताबों से जोड़ रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं, अगर वो किताबों से जुड़ेंगे तभी वो भविष्य में जाके एक अच्छे पाठक बनेंगे और हिंदी की किताबों को वरीयता मिलेगी। क्योंकि अगर पाठक होगा तभी प्रकाशक किताबें छाप पाएगा, वरना प्रकाशक किताबें नहीं छाप पाएगा। क्योंकि पेपर भी महंगा हो चुका है, तमाम चीजें हो चुकी हैं, जिस वजह से प्रकाशक भी बचता है अपने पैसे फंसाने के लिए। तो अगर आज आप जैसा प्रयास कर रहे हैं, इससे पाठ बच्चों में रुचि होगी, उसके बाद निश्चित ही वो, जब रुचि उनमें होगी तो उन्हें भी लगेगा कि वो किताबें पढ़ें, तो वो अपनी सेविंग्स करेंगे, पॉकेट मनी से बचत करेंगे और किताबें पढ़ेंगे। अभिनव जी एक अच्छे लेखक हैं, इनकी एक किताब है जो प्रतिहारी श्रृंखला, वो लेके आए, 2 किताबें फ्लाइडीम से प्रकाशित हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप में उनकी किताबों को पढ़ा है और किताबें बहुत ही बेहतरीन हैं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि इन किताबों को जरूर पढ़ें। नेटवर्क कनेक्शन की वजह से शायद आलोक जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जब तक वो कोशिश करते हैं वो जुड़ जाए। जी आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। माफी चाहूंगा, आप, ये आपका कनेक्शन का जो नेटवर्क, है इशू थोड़ा सा। जी जी, तो आप पुरस्कार के बारे में कुछ बता रहे थे कि पुरस्कार जब भेजना, हाँ कुछ नहीं, संस्थाएं कराती हैं मैं तो मैं उनको। ये कह से कनेक्शन, शायद आलोक जी की कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ। आ, नहीं, पुरस्कार के लिए लेखक को खुद अपनी एंट्री भेजनी पड़ती है, जहां तक मेरी जानकारी है। अनमोल जी, आप बता जी सकते हैं। जी हाँ। जी, तो मतलब कोई भी पुरस्कार, जितने पुरस्कार हैं तो उन सभी पुरस्कारों के लिए किताब को, मतलब हर लेखक को कम से कम 4 प्रतियां भेजनी पड़ती हैं। जो भी अपने आप में पुरस्कार चलते हैं उसके लिए पूरा उसको एक फॉर्म भरना होता है। और जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जो पुरस्कार होते हैं तो उनके लिए आपको बताना होता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और जो अलग अलग उम्र के हिसाब के पुरस्कार होते हैं तो उनको उस उम्र के अलग अलग कुछ क्राइटेरिया है, लेकिन कोई भी पुरस्कार हो तो उसके लिए कम से कम आपको 4 प्रतियां भेजनी पड़ती हैं, वो भी समय से पहले। तो ये नियम है। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक ऑफ हो गया आलोक जी। लगता है आलोक जी का नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। आलोक जी जब तक जुड़ते हैं, जब तक हम आजिम जी से कुछ और जानना चाहेंगे, उनसे बातचीत करते हैं हम कि किस तरीके। अच्छा आलोक, आजिम जी, जैसा कि आपने भी बताया और मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे लेखक से पहले एक अच्छे पाठक हैं। तो फ्लाइट ड्रीम की वो कौन सी किताबें हैं बाल विधा की जो आपने पढ़ी हैं, और आपको कौन कौन सी किताबें जाना पसंद है फ्लाइट ड्रीम की? फ्लाइट ड्रीम पब्लिकेशन में सर मैंने जैसे अभी आलोक सर की ही किताबें हैं, अनुवादित किताबें ही हैं। एक राजकुमारी और शैतान पौने, और एक है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। दोनों ही बहुत ही अंग्रेजी और फ्रेंच की जो किताब है, दोनों बहुत ही शानदार है। जो मूल उनका जो भाषा है उसमें भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुपरहिट किताब है। और उनको जो अनुवाद किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने पढ़ा तो मुझे सचमुच में ऐसा लगा कि ये किताब मतलब इंग्लिश से किसी भी तरह से कम नहीं है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी किताबें। इसके अलावा जो है डॉक्टर मंजरी मैम की किताब है, सलीम सुलेमान की, और जो किताब है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब कि बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। और जैसे कि अगर किसी बच्चे को अगर पढ़ के सुनाई जाए, या फिर उसको किसी बच्चे को देते हैं, तो मतलब वो बहुत आसानी से पढ़ के समझ सकता है। सबसे अच्छी बात ये है किताब की। और शायद उस किताब का एक सेकंड पार्ट भी है जो अभी जल्द ही प्लेटिनम पब्लिकेशन जो है उसको लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। और
बाकी और भी एक आध किताबें हैं, लेकिन जो अभी हार्ड कॉपी में उपलब्ध नहीं हो सकी, जिनमें से एक मेरी एक बहुत ही पसंदीदा कहानी है समुद्री यात्रा, और मैं जो जिसका शायद किंडल वर्जन ही आया था, मैंने किंडल में पढ़ी थी, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब थी, जिसने मतलब कि ये शायद एक ऐसी किताब जिसे मैं उन किताबों में से एक है जिसको मैंने स्टार्ट टू फिनिश एक ही सिटिंग में पूरा किया है। मतलब जब मैंने पढ़ने बैठा उसके बाद मैं से पूरी खत्म करके ही उठा, क्योंकि इतना ज्यादा रोमांच, इतनी ज्यादा चीजें जो अच्छे तरीके से बताया गया है, जो चीजें जो हो रही हैं, घटनाएं होती हैं, उनको दर्शाने का तरीका, और सबसे बड़ा जो कारक होता है वो होता है भाषा का। मतलब भाषा कहीं पर भी अगर बहुत ज्यादा जटिल हो गई, या संवाद जटिल हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा समझ में नहीं आ रही है, तो क्या होता है, कनेक्शन जो होता है स्टोरी से रीडर का टूटता है, हल्का सा टूटने लगता है। यही वजह है कि जिससे थोड़ा सा जो स्टोरी कम इंटरेस्टिंग हो जाती है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ उस इस कहानी में। तो मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसी ही किताबें फ्लैटरी पब्लिकेशन से और आती रहे, मिलती रहे, और निश्चित रूप से ऐसा होना है, क्योंकि मैंने देखा कि मतलब फ्लैटरी पब्लिकेशन के फ्यूचर प्लान में ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो अभी आने वाली हैं। और मैं बताना ये भी चाहूंगा साथ में कि उन किताबों में से एक मेरी जो अभी जो 2 किताबें आ गई हैं, एडिथ नेस्बिट की सैमियट सीरीज की किताबें, राइट, 5 चिल्ड्रन एंड इट, और सेकंड पार्ट फिनिक्स एंड द कारपेट के अलावा तीसरा पार्ट द स्टोरी ऑफ द एमुलेट, जो कि उसी तरह से एक बाल साहित्य में ही किताब है, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी किताब है। मैंने उसे पढ़ा तो मतलब मैं उसको पढ़ के एकदम दंग रह गया कि ऐसी इतनी अच्छी किताबें जो हैं, जो अभी तक अनटच्ड हैं, मतलब जो जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा अभी जानते भी नहीं है, और तरह तरह की फिल्में या वेब सीरीज जिनके बारे में जो आती हैं और जाती हैं, लेकिन इस तरह की किताबें अगर आए, निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी बातें हैं अगर ये आ रही हैं। जी शोभा जी, हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आलोक जी अपना इस पे विचार दें, लेकिन नेटवर्क कनेक्शन की वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं तो हम उनसे इस सवाल को जरूर जानेंगे। शायद आलोक जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं हाँ अगर, तो शोभा जी के सवाल को कृपया करके पूरा कर हाँ दें। हाँ, नहीं नहीं आलोक जी मैडम, भी इस बात को कह रहे हैं कि मुझे भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को 4 प्रतियां भेजी थी, आवेदन किया था, पर आवेदन क्यों करना पड़ा? देश के साहित्य पर नजर रखने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग करना चाहिए जो स्वयं साहित्यकारों पर नजर रखें। तो इस बात को भी बिल्कुल ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। मुझे नहीं लगता कि नोबेल प्राइज के लिए जो कमेटी है उसमें साइंटिस्ट जो हैं अपना बताते होंगे कि मैंने ये काम किया है इस साल, और देख लो जरा मुझे प्राइज दे दो। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता होगा। तो साहित्य की नहीं दुनिया नहीं। के साथ जो है तो हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं जो कह रही हैं कि हम साहित्य के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि साहित्य में क्या चल रहा है। अगर उस दिन उनके पास समझिए कि संजोग से 10 ही एंट्री आई उस साल, तो उनको तो उसी 10 में से छांटना है, जबकि किताबें तो हाँ। हजारों में छपी होंगी। हो सकता है। अच्छा, इसी में मुझे याद आया एक बहुत बढ़िया किताब फैंटेसी की, एल्गा गोरस नाम से, शायद आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन लेकिन उसके जो मतलब हिंदी की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन उसके लेखक अभी कहाँ गुम हो गए हैं कोई नहीं जानता। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये खुद ही ऐसा लगता है जैसे लेखकों को, साहित्य को बचाने का ऐसा प्रयास नहीं है, बस एक कोरम पूरा कर देते हैं कि ठीक है आप हमें एंट्री भेजिए, हम उसमें से 4 किताब पढ़ लेंगे, किसी को दे देंगे। जबकि जैसा मैंने कहा कि नोबेल प्राइज में ऐसा नहीं होता है, वो देने वाले लगते हैं कि भाई हमें किसको देना है। तो ये बिल्कुल, ये तरीका जो है, शोभा मैम कह रही थी, इस तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। अब इसके लिए वो बड़े लोग सोचे, हम कहाँ सोच सकते हैं। हमें तो ये तरीके में जो खामी लग रही है कि दूसरी चीजों के लिए जब ऐसा नहीं है तो साहित्य के लिए ऐसा क्यों है। जी। मैं इसमें अपनी बात जोड़ना चाहूंगा थोड़ी अगर सी। आप कुछ चीजें उसको हैं। प्रोत्साहन देना है क्या है, और जी फिर आप छाटिए वहां पे। तो जी जी। तो मैं आलोक जी, मैं इसमें अपनी बात जोड़ना चाहूंगा शोभा ये जी ऐसा और अभिनव जी की इस बात में। क्या होता है कि जैसा आपने बताया, नोबेल पुरस्कार के लिए कोई एंट्री नहीं ली जाती। इसके अलावा कई सारे ऐसे बड़े पुरस्कार हैं साहित्य के लिए भी, जो विश्व लेवल पे कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों में भी कोई एंट्री नहीं ली जाती है। वो खुद देखते हैं कि कौन सी किताबें आई हैं, किस तरीके से आई हैं। लेकिन इसके लिए एक बड़ी कमी हिंदुस्तान में मैं इस चीज को भी देख सकता हूँ कि कई सारे ऐसे प्रकाशक हैं जो
कई प्रकाशक बहुत सारे खुल गए हैं। एक सेल्फ पब्लिकेशन यहाँ पर बड़ी चीज हो गई है कि सेल्फ पब्लिकेशन हो जाता है, उससे व्यक्ति कई सारी किताबें रख लेता है। कई सारी किताबें, वो किताबें उतनी दमदार भी नहीं होती, फिर भी किताबों को व्यक्ति प्रकाशित कर देता है केवल पैसों के लालच में, जिसके लिए कई सारी संस्थाएं अब डरती हैं कि हम जो किताबें मंगा रहे हैं वो किताबें इतनी अच्छी हैं या नहीं, तो इसलिए वो खुद अब करने लगी कि प्रकाश जो लेखक हैं या प्रकाशक हैं वो किताबें भेजें ताकि हम उनसे उन्हीं किताबें चुन सकें। अच्छा आजिम जी, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप बताते हैं कि आप किताबें पढ़ते हैं या हम जानते हैं कि आप किताबें पढ़ते हैं, तो ऐसे में आप जो पढ़ रहे हैं किताबें, तो उनमें से कुछ किताबें जो हमारे पाठकों को आप सुपुर्द करना चाहें, आप पाठकों के लिए बताना चाहें कि किताबें पाठक पढ़ें, कुछ किताबें। देखिए सर, ये है कि इसमें जो अगर पाठक पढ़ना चाहेंगे किताबें, तो सबसे पहले जो ये बात आती है कि डिपेंड करता है कि उनकी रुचि जो है वो किस विधा में है या किस जॉनर की किताब पढ़ना चाहेंगे, और उसी के हिसाब से फिर उस किताब उस विधा की, क्योंकि हर एक विधा में बहुत अच्छे अच्छे लेखक हैं, बहुत ही बढ़िया शानदार लेखक हैं, और उनकी लिखी हुई बहुत ही शानदार किताबें भी हैं, दूसरी भाषाओं में भी और हिंदी में भी। तो हिंदी में अगर जैसे बात करें कि किसी को अगर सजेस्ट करना है कि भाई आप ये किताबें पढ़ें या ऐसी कोई किताब खास करके अगर पढ़ें, तो अगर हिंदी की बात करें खास तौर पे, तो उसके लिए यहाँ पर निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्लेटिन पब्लिकेशन है, तो इसकी किताबें एक बार पब्लिकेशन की किताबें जो हैं एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके भी रीज़न है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये वजह जो है, इसकी खास वजह है कि जैसे कि टैगलाइन है पब्लिकेशन की, किताबें जरा हटके। जी बिल्कुल, तो ये बात एकदम वास्तव में अपने आप में एकदम सही है, क्योंकि जैसे आमतौर पे अगर कोई जो रीडर होते हैं, और खास करके मैं अगर उन रीडरों की बात करूं, रीडर्स की जो बिल्कुल अभी जिन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानियां या नॉवल वगैरह ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो वो प्राथमिकता देते हैं ऐसी किताबें जो वो आसानी से पढ़ सके या पूरा कर सकें, जैसे कि जो ज्यादा लेंथ में भी ना हो, बहुत मोटी ना हो, और बहुत ज्यादा जिसकी जो भाषा शैली है या जटिल ना हो, ये सब आसानी से पढ़ें, और मतलब जो उनको सरल मनोरंजन आसानी से मिल सके और वो उसको पढ़ के समझ भी सके। तो विधा चाहे जो भी हो, लेकिन हर विधा में इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी हैं कई विधाओं की किताबें, तो सब में ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है कि जो भाषा है बहुत ही अच्छी है और सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है, और कुछ ऐसी कहानियां जो कंटेम्प्रेरी स्टोरीज चलती है, मतलब कि जो उसमें भी भाषा बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ऐसी है जो कि रीडर्स को कनेक्ट कर देती है। तो इसमें और बच्चों की अगर किताबें की बात करें, तो उसमें भी जैसे कि सर की किताब है, अगर आलोक सर की राजकुमारी शैतान भवन है, और जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसके अलावा जो मंजरी मैम की किताब है सुलेमान और सात चारों का रहस्य, और इसके अलावा और भी है जैसे निरपेश सर की किताब थी तिलिस्मी खजाना। तो इस तरह की किताबें जो है अगर आप पढ़ेंगे तो ना सिर्फ टाइटल से आकर्षित होंगे, बल्कि जब आप अंदर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे किताबों को, और उसको पढ़ के पूरा भी कर पाएंगे, और मतलब जब आप पूरा कर लेंगे, अब ये चीज एक तरह से रीडर के लिए एक अचीवमेंट होता है कि मैंने ये किताब पढ़ ली, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक काम हो गया है, इससे मतलब अब एक उपलब्धि है उसके लिए। अगर शायद ये किसी फिल्म को पूरा देखने के पर नहीं मिलेगी जितनी एक किताब को पूरा पढ़ने पर आपको मिलेगी, तो आप आसानी से और मतलब कि किताबों को पढ़ भी सकते हैं, और जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध भी हैं किंडल पर भी और ऑफलाइन भी। ज़्यादा कॉस्ट के मामले में भी ऐसा नहीं है कि जो रीडर जो है सोचे कि हम ये किताब लें या ना लें, रहने दो, थोड़ा सा मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा हाई बजट में, बजट फ्रेंडली बुक्स रहती हैं, तो अलग अलग जॉनर की कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। जो पाठक हमें देख रहे हैं, अगर उनके कोई सवाल बचे हों तो अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बस अब सत्र के अंत की ओर हैं। मैं अंतिम सवाल अब आलोक जी से पूछूंगा, उसके बाद हमारा सत्र आज के लिए समाप्त हो जाएगा। और मैं एक चीज चाहूंगा कि जो पाठक हमें, दर्शक हमें देख रहे हैं, तो अपनी अपनी पसंदीदा फ्लाई ड्रीम की किताबें हमें जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से कि फ्लाई ड्रीम की आपको कौन कौन सी किताबें पसंद है। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जैसे कि आपका और मिथिलेश जी का विशेष योगदान और विशेष साहित्य, बाल साहित्य की ओर रुचि रहती है,
तो फ्लाई ड्रीम का बाल साहित्य की ओर कितना योगदान रहा है और भविष्य में आप लोग क्या करने वाले हैं? एक सवाल, एक भाग ही है हमारे मेरे सवाल का। दूसरा सवाल ये है कि और क्या करना चाहिए अन्य लेखकों को, अन्य प्रकाशकों को, कि बाल साहित्य दोबारा से आ सके, बच्चे दोबारा से किताब पढ़ सकें, जो हमारे गार्जियन देख रहे हैं उनके लिए भी एक सजेशन। इस तरीके से मतलब मैं चाहूंगा कि आप अपने अंतिम सवाल को हमारे दर्शकों को जवाब दें। नहीं देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, मतलब मैं और मिथिलेश, जो हमारी कोशिश रहती है, मिथिलेश ने असल में शुरू किया था ये बच्चों की, कि हम बच्चों का कुछ लेके आए, बच्चों की किताबें लेके आए। तो उसी दिशा में ऐसा है कि हमारी कोशिश तो यहाँ तक है कि हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तक का अनुवाद लाने की कोशिश में है, कि जी उसको भी हिंदी में लेके आए फ्लाई ड्रीम्स की तरफ से। उसकी कोशिश भी चल रही है। और इसके अलावा जितनी भी क्लासिक किताबें हैं वो अनुवाद के तौर हेलो आलोक जी बतौर की आज लेखक जी भी मेरी कोशिश लगातार जारी है कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए। और जी यहाँ पे आज, अब क्योंकि बात चली रही है, तो मैं दूसरे लेखकों से भी ये एक तरीके से कहते हैं आह्वान कर रहा हूँ कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ लिख रहे हैं या आपने बच्चों के लिए कुछ लिखा है और आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है उसको प्रकाशित करने के लिए, तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको लेके आऊं, अगर वो बाल साहित्य की श्रेणी में आ रहा है तो ये मेरी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ बाल साहित्य के लिए, वो पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे जो हैं दोबारा से इससे जुड़े। जी बाकी प्रकाशक के तौर पे अगर कोई कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले तो बच्चों की किताबों के लिए रेट थोड़ा सा कम करे। दूसरा है कि वो किताब थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, थोड़े उसमें जो किताबों की तरफ लेके जाती है, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आलोक जी की आवाज कट रही है। तो क्या जी उसके बारे में एज ए पेरेंट्स तो मैं काफी बता ही चुका हूँ। जी जी और मेरा नेटवर्क गड़बड़ है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा और मुझे लगता है अब जी मुझे जी लीव कर जाना चाहिए। आपकी तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, टेक्निकल समस्या है, किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। हम्म, तो दोस्तों आज का सत्र हमारा जो रहा, इसमें हमने बाल साहित्य के ऊपर कई चीजें जानी कि फ्लाई ड्रीम किस तरीके से बाल साहित्य पे काम कर रहा है, और भविष्य में जैसा कि बताया आलोक जी ने कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पार्ट वो लॉर्ड ऑफ द रिंग ना केवल बल्कि उसकी तरह कई सारी किताबों को लाने वाले हैं, जिससे जो हिंदी के बाल साहित्य में काफी इजाफा होगा और बच्चों को पढ़ने के लिए काफी सारी किताबें पढ़ेंगी। और अंत में बस एक निवेदन के साथ हम इस सत्र को खत्म करेंगे कि जो भी दर्शक या पाठक हमें देख रहे हैं, तो अगर आप पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, आपकी भतीजे भांजा या आपके आसपास जो बच्चे हैं, या आप शिक्षक भी हैं जैसे अभिनव जी कर रहे हैं कि अपने स्कूल के बच्चों को वो किताबें कहानी पढ़ के सुनाते हैं, तो आप किताबें पढ़िए, कहानी सुनाइए। और हम नहीं, ये नहीं कहते कि आप फ्लाइडिंग पब्लिकेशन की किताबें पढ़ें या सुनाएं। फ्लाइडिंग पब्लिकेशन के पास बाल साहित्य की काफी किताबें हैं, आप उनको सुना सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइडिंग पब्लिकेशन से नहीं जुड़ना चाहते या उनकी किताबें आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप किसी और पब्लिकेशन की किताबों को पढ़िए, उनको बच्चों को सुनाइए, लेकिन बच्चों को किताबों से जोड़िए। क्योंकि मोबाइल भविष्य नहीं है। भविष्य बच्चों का केवल किताबें ही हो सकती हैं, क्योंकि किताबें जो होती हैं एक बुद्धि क्षमता देती है, हमें सोचने समझने की क्षमता देती है, जो किताबें जो फोन नहीं दे सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आलोक जी फिर से नेट कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो जल्दी मिलते हैं और जुड़े रहिए फ्राइडिंग से, और इसके साथ जुड़े रहिए बुकवाला से, जहां पर हम किताबों की आपको जानकारी देते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आजिम जी धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।